हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब हिमालय की उत्पत्ति, उसके विभाजन और महत्व के बारे में और साथ ही द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। जी हाँ। तो हम अक्सर भारत की कहानी हिमालय से शुरू करते हैं, नई, ऊंची और एकदम नाटकीय। बिल्कुल। लेकिन आज हम अपनी पड़ताल को उस विशाल, शांत और प्राचीन भूभाग की ओर ले जा रहे हैं जो भारत का असली दिल है। और जो हिमालय के पैदा होने से भी करोड़ों साल पहले से मौजूद है। बिल्कुल। तो आज हम भारत की बुनियाद को समझने वाले हैं। हाँ, हम उस चट्टानी मंच की बात करेंगे जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। इसे हम 3 हिस्सों में समझेंगे। अच्छा। सबसे पहले वो विशाल प्रायद्वीपीय पठार जो देश का ज्यादातर दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है। फिर हम उन तटीय मैदानों पर उतरेंगे जहां ये पठार समुद्र से मिलता है। और आखिर में हम समुद्र में भारत की चौकियों यानी द्वीप समूहों तक जाएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ चट्टानों और मैदानों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे करोड़ों साल पुरानी भू आकृतियां आज भी ये तय करती हैं कि हमारी नदियां कहाँ बहेंगी, हमारी फसलें कहाँ उगेंगी और हमारे शहर कहाँ बसेंगे। सही कहा। तो चलिए इस पुरानी जमीन के राज खोलते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय पठार से। हमारे स्रोतों में इसे पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना बताया गया है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। हाँ, लगते हैं। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये चट्टानें इस जमीन का एक तरह से जन्म प्रमाण पत्र हैं। अच्छा। आग्नेय या इग्नियस चट्टानें बताती हैं कि इसका जन्म ज्वालामुखी के लावे से, एक आग के दरिया से हुआ था। ओह। और कायातरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें कहानी का अगला अध्याय है। वो बताती हैं कि कैसे बाद में भारी दबाव और गर्मी ने इन पहली चट्टानों को निचोड़कर, पकाकर कुछ नया बना दिया। मतलब ये पत्थर में लिखी गई अरबों साल के समय और दबाव की कहानी है। बिल्कुल, पत्थर की एक किताब। वाह, तो ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास है। इस पठार की एक और खासियत बताई गई है, इसका ढलान। कहा गया है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है। ये छोटी सी बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये छोटी सी बात शायद दक्षिण भारत की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। वाकई? हाँ, आप सोचिए, ये 600 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई वाला एक विशालकाय मंच है जो हल्का सा पूर्व की ओर झुका है। बस इसी एक झुकाव ने दक्षिण भारत की लगभग हर बड़ी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को मजबूर किया कि वे पश्चिमी घाट के पास से निकलें। हाँ, और हजारों किलोमीटर का सफर तय करें और देश के दूसरे छोर पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलें। अच्छा, मतलब इसी झुकाव ने तय किया कि उपजाऊ डेल्टा पूर्व में बनेंगे और बंदरगाह पश्चिम में। एग्जैक्टली, सब कुछ इसी एक झुकाव से जुड़ा है। और इसी पठार पर एक और अद्भुत चीज है, डेक्कन ट्रैप। ये नाम ही किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है। ये क्या है? ये वाकई में एक भूवैज्ञानिक महाकाव्य है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले यहाँ जमीन में एक बड़ी दरार फटी और लाखों सालों तक उससे लावा उबलता रहा, फैलता गया, परत दर परत जमता गया और इसने लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके को ढक लिया। 5 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ, और ट्रैप शब्द सीढ़ियों के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लावा की परतें आज भी दूर से सीढ़ियों जैसी दिखती हैं। अच्छा। और इसी लावा के टूटने से वो काली मिट्टी बनी जिसने इस क्षेत्र को भारत का कपास का कटोरा बना दिया। अविश्वसनीय। मतलब आज जो किसान कपास उगा रहा है वो असल में करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट की देन है। बिल्कुल, इतिहास और भूगोल का सीधा कनेक्शन। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है और ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जी जरूर। ठीक है, तो इस विशाल पठार को समझने के लिए इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। हाँ। पहले नर्मदा नदी के उत्तर वाले हिस्से यानी मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं। हाँ, नर्मदा नदी एक तरह की प्राकृतिक विभाजन रेखा है। इसके उत्तर का जो हिस्सा है वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है। और इसकी पश्चिमी सीमा? इसकी पश्चिमी सीमा दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली बनाती है। अरावली का जिक्र आते ही लगता है जैसे किसी बहुत बुजुर्ग का जिक्र हो रहा हो। कहा जाता है कि ये कभी हिमालय से भी ऊंची थी पर आज घिसकर छोटी रह गई हैं। बिल्कुल, अरावली उन शक्तिशाली पहाड़ों की हड्डियों के ढांचे की तरह है।
करोड़ों साल की हवा और पानी की मार ने उन्हें तराश दिया है। लेकिन इस उच्च भूमि का असली चरित्र इसकी नदियां बताती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी दक्षिण पश्चिम से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। जो साफ दिखाता है कि ये पूरा इलाका किस तरफ झुका हुआ है। सही पकड़ा, ढलान ही सब कुछ तय कर रहा है। और ये एक अकेला पठार नहीं है, बल्कि कई छोटे पठारों का एक समूह है ना? जैसे छोटा नागपुर का पठार, इसका क्या महत्व है? अगर डेक्कन ट्रैप कपास के लिए जाना जाता है तो छोटा नागपुर पठार भारत का खनिज हृदय है। खनिज हृदय? हाँ, ये सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं है, ये वो खजाना है जहां से भारत का ज्यादातर कोयला, लोहा, अभ्रक और दूसरे खनिज निकलते हैं। मतलब हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला स्टील, हमारे बिजली घरों को चलाने वाला कोयला, सब इसी प्राचीन भूमि की देन है। तो देखिए कैसे करोड़ों साल पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना सीधे तौर पर आज के हमारे औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई है। तो ये थी पठार के उत्तरी हिस्से की कहानी। अब अगर हम नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की ओर जाएं, तो हम दक्कन के पठार में दाखिल होते हैं। इसका चरित्र उत्तर से कैसे अलग है? जैसे ही आप नर्मदा पार करते हैं, आप एक अलग दुनिया में आ जाते हैं। दक्कन का पठार एक विशाल त्रिभुज जैसा है। त्रिभुज? हाँ, एक ट्रायंगल, जिसके उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और जिसके दोनों तरफ दो विशाल दीवारें हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये घाट यानी दीवारें, क्या ये दोनों एक जैसी हैं या इनकी कहानियां भी अलग-अलग हैं? इनकी कहानियां बिल्कुल अलग है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, हाँ, सह्याद्री, वो एक ऊंची लगातार चलने वाली दीवार है जिसे पार करना मुश्किल है। ये अरब सागर से आने वाले मॉनसून को रोककर पश्चिमी तट पर जबरदस्त बारिश कराती है। ओह, तो मुंबई की बारिश का राज ये है। एक तरह से। लेकिन इस दीवार के कारण इसका पूर्वी हिस्सा रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जहां बारिश बहुत कम होती है। अच्छा, और पूर्वी घाट? पूर्वी घाट एक टूटी फूटी और नीची दीवार की तरह है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी शक्तिशाली नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया है। अच्छा, अपना रास्ता बनाने के लिए? हाँ, उन्होंने अपने लिए बंगाल की खाड़ी तक का रास्ता बना लिया है। इसी वजह से ये घाट पश्चिमी घाट की तरह लगातार नहीं है, बीच बीच में टूटा हुआ है। पठार की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। उत्तर पूर्वी पठार, मेघालय और कार्बी अंगलुंग का पठार। हाँ, वो हिस्सा। ये मुख्य पठार से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, जैसे कोई खोया हुआ भाई हो। इसका क्या राज है? ये वाकई में पठार का खोया हुआ हिस्सा ही है। सच में? हाँ, माना जाता है कि जब हिमालय बन रहा था, तब भारतीय प्लेट के खिसकने से इतना जबरदस्त तनाव पैदा हुआ कि राजमहल की पहाड़ियों और आज के मेघालय के पठार के बीच की जमीन धंस गई। धंस गई मतलब? हाँ, और एक बहुत बड़ी खाई, एक फॉल्ट बन गई। मतलब एक भूवैज्ञानिक घटना ने पठार के एक हिस्से को सचमुच तोड़कर अलग कर दिया। बिल्कुल। और फिर लाखों सालों तक गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने उस खाई को अपनी लाई हुई मिट्टी से भर दिया। वाह! आज वो खाई एक समतल मैदान है, लेकिन उसके नीचे आज भी पठार का ही आधार है। और उस पार मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां उसी प्राचीन पठारी चट्टान से बनी हैं। ये तो प्रकृति की एक अद्भुत सर्जरी का नतीजा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये थी भारत के प्राचीन हृदय पठाई की कहानी। अब इस ऊंचे मंच से उतरकर वहां चलते हैं जहां जमीन समुद्र से मिलती है, तटीय मैदानों की तरफ। चलिए। हमारे पास दो तट हैं, पश्चिमी और पूर्वी। ये इतने अलग क्यों हैं? इनका अलग होना तय था, क्योंकि इनकी रचना करने वाली ताकतें अलग थी। पश्चिमी तटीय मैदान को देखिए। ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक पतली सी पट्टी है। हाँ, काफी संकरी है। यहाँ पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, लेकिन समुद्र तक पहुंचने के लिए उनके पास ज्यादा दूरी नहीं होती। तो वो तेज बहती होंगी? बहुत तेज। और वे अपने साथ लाई मिट्टी को सीधे समुद्र में उड़ेल देती हैं, जिससे डेल्टा की जगह ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनती है। शांत नहरों, झीलों और लैगून का एक जाल बिछा हुआ है। अच्छा। ये समुद्र की धाराओं और छोटी तेज नदियों के आपसी खेल से बना एक अनूठा संसार है, जो केरल की पहचान बन गया है। तो ये हुई पश्चिम की बात, जहाँ सब कुछ तेज और संकरा है। अब पूर्व की ओर चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा और शांत लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ नदियाँ पठार पर एक लंबा धीमा सफर तय करके आती हैं। अच्छा, क्योंकि ढलान उन्हें लंबा रास्ता देता है। बिल्कुल। वे अपने साथ भारी मात्रा में उपजाऊ गाद या सिल्ट लाती हैं और समुद्र में मिलने से पहले उसे तट पर जमा कर देती हैं। और इसी प्रक्रिया से महानदी, गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी के विशाल और उपजाऊ डेल्टा बने हैं। सही। और शायद यही वजह है कि इन डेल्टा क्षेत्रों को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल, ये सीधा कनेक्शन है। पठार का ढलान नदियों को लंबा रास्ता देता है, लंबा रास्ता उन्हें गाद जमा करने का मौका देता है, और वही गाद उन खेतों को बनाती है जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। इसी पूर्वी तट का दक्षिणी हिस्सा कोरोमंडल तट कहलाता है, जिसकी एक और खासियत है, यहाँ सर्दियों में बारिश होती है ना? हाँ, जब देश के बाकी हिस्सों से मानसून जा चुका होता है, तब लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर कोरोमंडल तट पर सर्दियों में बारिश करता है। ये भी इस जगह की अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल। तो पठार और मैदानों की ये यात्रा पूरी हुई। अब भारत की समुद्री सीमाओं की ओर चलते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। हाँ, हमारे द्वीप। क्या ये सिर्फ छुट्टियां मनाने की जगह है या इनका कोई गहरा भूवैज्ञानिक और सामरिक महत्व भी है? ये पर्यटन स्थलों से कहीं ज्यादा हैं। ये हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक आंखें और कान हैं। आंखें और कान, ये दिलचस्प है। हाँ, इनकी वजह से समुद्र में भारत का प्रभाव हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाता है। पहले अंडमान और निकोबार की बात करते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? अंडमान और निकोबार की कहानी बहुत नाटकीय है। ज्यादातर भूवैज्ञानिक मानते हैं कि असल में समुद्र में डूबी हुई एक विशाल पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। क्या समुद्र में डूबे हुए पहाड़? हाँ, ये वही पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से शुरू होकर म्यांमार से गुजरती है और फिर बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। मतलब ये हिमालय के ही रिश्तेदार हुए? एक तरह से कह सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की जैव विविधता भी अद्भुत है। अच्छा। यह द्वीप समूह भारतीय, इंडो मलयन और इंडो चाइनीज 3 अलग-अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है। इसलिए यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। और कोरल रीफ्स भी है वहाँ? हाँ, यहाँ की प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स भी एक अनमोल समुद्री खजाना है। और दूसरी तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप। इनकी बनावट तो अंडमान से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। अगर अंडमान पर्वत की चोटियां हैं, तो लक्षद्वीप समुद्र के बगीचे हैं। समुद्र के बगीचे? हाँ, ये प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड्स हैं। इन्हें लाखों करोड़ों छोटे समुद्री जीवों ने, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं, अपने कैल्शियम कार्बोनेट के कंकालों से बनाया है। मतलब ये जीवित प्राणियों द्वारा बनाए गए हैं? हाँ, हजारों सालों की मेहनत का नतीजा है ये। तो एक तरफ ज्वालामुखी और पहाड़ों की ताकत और दूसरी तरफ नन्हे जीवों का अथक परिश्रम। सही कहा। और इसी वजह से दोनों के पारिस्थितिकी तंत्र भी अलग हैं। लक्षद्वीप के द्वीप ज्यादातर छोटे, समतल और निचले हैं, जो समुद्री जल स्तर के बढ़ने के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। और जैव विविधता? यहाँ की जैव विविधता अंडमान जितनी व्यापक नहीं है, लेकिन यहाँ का समुद्री जीवन और कोरल रीफ्स अपने आप में अद्वितीय हैं। तो हमने भारत के 3 प्रमुख भूभागों की यात्रा की, प्राचीन पठार, उपजाऊ मैदान और रणनीतिक द्वीप। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? ये एक बहुत ही सुंदर और जटिल व्यवस्था है। देखिए, प्राचीन पठार हमें वो खनिज देता है जो हमारे उद्योगों की रीढ़ है। सही है। पठार का ढलान नदियों की दिशा तय करता है। ये नदियां अपने साथ लाई मिट्टी से तटीय मैदानों और उत्तरी मैदानों का निर्माण करती हैं, जो हमारे देश को भोजन देते हैं। तट हमें बंदरगाह और समुद्री व्यापार के रास्ते देते हैं, और द्वीप हमें समुद्र में वो रणनीतिक गहराई देते हैं जो एक बड़ी शक्ति होने के लिए जरूरी है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये सोचना ही कमाल है कि जमीन का एक हल्का सा झुकाव जो करोड़ों साल पहले तय हुआ था, आज भी ये फैसला करता है कि नदी किस तरफ बहेगी। और उस नदी का बहना ये तय करता है कि कहाँ शहर बसेगा और कहाँ खेत लहलहाएंगे। यही तो भूगोल का जादू है। बिल्कुल। ये सिर्फ नक्शों और नामों का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे धरती का हर एक उभार, हर एक ढलान और हर एक मोड़ हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है। वाकई हमने आज भारत की बुनियाद को समझा, जो हिमालय के ग्लैमर से दूर चुपचाप देश को संभाले हुए है। लेकिन एक आखिरी विचार मन में आता है। बताइए। हमने बात की कि कैसे जमीन पानी का रास्ता तय करती है, पर क्या इसका उल्टा भी उतना ही सच नहीं है? कैसे मॉनसून यानी हवाओं का एक मौसमी पैटर्न इस पूरे भूभाग का असली वास्तुकार है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है। वही तय करता है कि घाटों के किस तरफ हरियाली होगी, नदियों में कितना पानी होगा और अंततः जीवन कहाँ और कैसे फलेगा फूलेगा। जमीन प्रस्ताव रखती है, पर शायद मंजूरी आसमान से ही मिलती है। बहुत खूब। इस पर सोचना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।